अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमें सवाल करना है जिम्बाब्वे लिमिटेड, जो कि डिसीजन मेकिंग का सवाल है। स्प्रिंग 2022 में ये आया था। बहुत लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप इस तरह के सवाल कर लेंगे तो होपफुली आपको पेपर में हर सवाल आसान लगेगा। तो ये बच्चों 20 नंबर का सवाल था आपके सामने है। करना क्या जी, एडवाइस विच ऑफ द टू ऑप्शन वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर जीएल जिम्बाब्वे लिमिटेड। तो बच्चों दो ऑप्शन आपको दी गई हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1। इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है जी। क्लोज द फैक्ट्री नाउ एंड रेंट आउट द फैक्ट्री स्पेस, मतलब एक शटडाउन वाला पॉइंट आ गया जी। कंटिन्यू ऑपरेटिंग द फैक्ट्री, ये बेसिकली बच्चों आपके पास जो सवाल आ रहा है ये आ रहा है कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन। ठीक है, ये सवाल आ रहा है। ओके, अब बच्चों याद रखिएगा कंटिन्यू शट डाउन डिसीजन से पहले आपने एक रूल हमेशा ज़हन में रखना है। इस तरह का सवाल अगर आ जाए कि आपने अगर फैक्ट्री को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करने की सूरत में आपने रेलिवेंट इनकम देखनी है और रेलिवेंट एक्सपेंस देखने हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपने फैक्ट्री को शट डाउन करना है तो उस सूरत में भी आपको कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। उन फ़ायदों में से उन नुकसानात को माइनस करके आपने नेट प्रॉफिट देखना है या नेट सेविंग देखनी है। तो इन दोनों ऑप्शन में जहाँ पे सेविंग ज़्यादा होगी वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये आपके दिमाग में एक स्केच होना चाहिए, हल्का सा स्केच होना चाहिए। ठीक है जी। हमने दोबारा मैं आपको बता दूं, रेलिवेंट इनकम रेलिवेंट एक्सपेंस माइनस करेंगे, रेलिवेंट सेविंग आ जाएगी, नेट सेविंग आ जाएगी, या उसको नेट प्रॉफिट कह लें। शट डाउन में भी बच्चों रेलिवेंट इनकम रेलिवेंट एक्सपेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसको हमने चूज करना है। अच्छा, एक और सिनेरियो भी आ सकता है कि दोनों सूरतों में हो सकता है लॉस आ जाए, मतलब यहाँ पे भी लॉस आ जाए और यहाँ पे भी लॉस आ जाए। और तीसरा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो जहां जिसका लॉस कम होगा उसको चूज करें, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, दोनों में प्रॉफिट आ जाए तो प्रॉफिट जिसका ज्यादा है उसको चूज करेंगे, या जिसका लॉस आ जाए तो जिसका लॉस फिर कम होगा उसको चूज करें। यहां तक की बात समझ लगी। अब बच्चों ये आपने अपने दिमाग में रखना है सारे सिनेरियो, और उसके बाद बच्चों हम सवाल देते हैं। Assume that today is 1 अप्रैल 22, यकम अप्रैल पे आप खड़े हैं, मतलब 3 महीने गुजर चुके हैं। जिम्बाब्वे लिमिटेड हैज प्लान टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची ऑन 31 दिसंबर 2022। मतलब इस कंपनी का साल शुरू हुआ होगा यकम जनवरी से, खत्म होना 31 दिसंबर पे। इनके दिमाग में यकम जनवरी वाले दिन प्लानिंग चल रही थी क्या कि 12 महीने बाद यहाँ पे आके शट डाउन कर, ठीक है जी, यहाँ पे आके शट डाउन कर दें। हुआ क्या, ये प्लानिंग आपकी पकड़ी गई किस तरीके को? ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ द शट डाउन ऑल स्किल लेबर एम्प्लॉयज इन द कराची फैक्ट्री रिजाइन इन प्रोटेस्ट इफेक्टिव फ्रॉम 31 मार्च 2022। ठीक है जी, हमने प्लान ये किया था कि 31 दिसंबर को शट डाउन कर देंगे, लेकिन हमारी प्लानिंग पकड़ी गई और 31 मार्च को ही, अभी 3 महीने गुजरे थे, मार्च में आके मार्च के एंड पे जाके हमारे लेबर को पता लग गया कि दिसंबर में हम शट डाउन करने जा रहे हैं। उन्होंने अभी से हड़ताल शुरू कर दी। मतलब अगले 9 महीने तक हमने प्रोडक्शन करने का सोचा हुआ था, अब अगले 9 महीने प्रोडक्शन जो है हमारी वो होती हुई नजर नहीं आ रही, लोगों ने अभी से हड़ताल करना शुरू कर दिया। ये सिनेरियो चल रहा है सवाल। दिस हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द फैक्ट्रीज एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, वैसे हमने 31 दिसंबर को शट डाउन करना था, लेकिन 31 मार्च को जनाब जो है वो हालात ऐसे हैं कि हमें लगता है कि जनाब 31 मार्च को ही फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी 9 महीने पहले। यूजिंग द ओरिजिनल बजट फॉर द ईयर 2022, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 22 टू दिसंबर 22। अब ये याद रखिएगा, जो डाटा दिया गया ना आपको ऑलरेडी 9 मंथ का दिया गया है, 12 महीनों का डाटा नहीं दिया, 9 मंथ का डाटा, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डाटा दिया गया है कि फ्यूचर में हमने क्या सोचा था कि अगले 9 महीने क्या करना था। 12 महीने नहीं, सिर्फ अगले 9 महीनों का बताया कि अगले 9 महीने में क्या करना था, क्या सोचा हुआ था वो बताया। अगले 9 महीनों में हमने 50,000 यूनिट सेल करने थे,
इतना सेल रेवेन्यू कमाना था, डायरेक्ट मटेरियल खर्चा 36 मिलियन आना था, 14 मिलियन का खर्चा आना था डायरेक्ट लेबर का, 11 मिलियन खर्चा आना था वेरिएबल ओवरहेड का, फिक्स ओवरहेड का 12 मिलियन, 8.2 मिलियन सैलरी का, और ये हमने अगले 9 महीनों में ये कम अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 2.55 मिलियन प्रॉफिट कमा लेना था, ये हमने सोचा हुआ था। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट 75% ऑफ द टोटल बजटेड सेल वॉल्यूम। अच्छा, अब वो कह रहा है ये जो 50,000 की सेल है ना, इसके दो टोटे हैं, एक है 75% वाला टोटा और एक है 25% वाला, तो इसको भी कर लेते लगा, तो 50,000 इंटू 0.75, 37,500 की सेल हमने लगा सोची हुई थी और 12,500 की सेल हमने अलग सोची हुई, ओके, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल सेल थी। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल सेल है, ओके, आगे चलते हैं। विच हैव टू बी फुलफिल्ड ऑन प्रायोरिटी टू अवॉइड पेनल्टीज, तो इनको आपने फिल करना है जरूर, इनकी खैर है, ये फिल हो भी जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी होती तो खैर, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सेलिंग प्राइस फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल सेल इज 20% लोअर देन द नॉर्मल प्राइस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 83,750 जो रेवेन्यू आपका आया है ये दो तरीकों से आया है, कॉन्ट्रैक्ट वाली सेल अलहदा से और नॉर्मल सेल अलहदा से। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्चुअल सेल है 37,500, उसके साथ जो एक्स सेल प्राइस जो मल्टीप्लाई हुई है पता नहीं वो कितनी है, लेकिन उसके ऊपर हमने 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब 80% उसका। ठीक है जी, एक्स क्या है जी, सेल प्राइस है। However, 5% trade discount to those customers has also been budgeted। अच्छा जी, तो 12,500 जो यूनिट हमने बाकी लोगों को बेचने हैं उनको भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उनका 95% आएगा, 5% डिस्काउंट उनको भी देना है। एक्स मीन्स नॉर्मल सेल प्राइस, जो हमारी टोटल सेल प्राइस हमने सोची हुई है, या हम ये कह लें ग्रॉस सेल प्राइस। एक्स क्या है जी, ग्रॉस सेल प्राइस है, हमें नहीं पता वो कितनी है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल यूनिट्स को उनकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया होगा और नॉर्मल सेल को उनकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये रेवेन्यू आया होगा, क्योंकि अगले 9 महीनों का बजट है और हमारे दिमाग में ये था कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है लोगों के साथ, तो हमने बड़ा सोच समझ के दोनों की सेल प्राइस को पकड़ के मल्टीप्लाई करके 83,750 का रेवेन्यू लिखा होगा। ठीक है जी, ये बात आपको थोड़ी सी समझ आ जानी चाहिए कि हमने प्लान के अंदर ये चीज़ें शामिल थी, ऐसा नहीं कि हमें अचानक अभी से पता लगा, वो 1 जनवरी को हमें पता होगा कि हमारे पास जो कस्टमर है वो 2 तरह के। आगे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग एज ऑन 31 मार्च 2022। अब देखें, हम खड़े हैं इस वक्त 1 अप्रैल पे, तो 1 अप्रैल से एक दिन पहले 31 मार्च 22 के दिन हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अचानक अगले दिन फैक्ट्री के ऊपर जो है वो लेबर ने धावा बोल दिया है, तो जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसके बारे में भी हमने सोचना है कि यार इस स्टॉक का क्या करें। अच्छा जी, स्टॉक हमारे पास 2 तरह का पड़ा हुआ है जी, रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ 10,000 kg कॉस्टिंग 3.4 मिलियन। ठीक है जी, ये हमारे पास रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये जो 3.4 मिलियन है ये पास्ट संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट डूबी हुई कॉस्ट है, इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी, तो ये संक कॉस्ट है, ये डूबी हुई कॉस्ट है, अब हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। फ्यूचर में इस स्टॉक को बेच के कितना मिलेगा वो रेलिवेंट है, लेकिन फिलहाल ये रेलिवेंट नहीं है। तो 10,000 kg तो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका फ्यूचर क्या होगा वो हम देखेंगे। 3.4 मिलियन का हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं, ये माजी की कॉस्ट है। डिफेक्टिव 2500 यूनिट्स कॉस्टिंग 3.05 मिलियन विच कैन बी सोल्ड एज ए स्क्रैप एट 100 पर यूनिट। अब इसके ऊपर भी जो 3.05 मिलियन है ये माजी में खर्चा आ चुका है, ये भी क्या है जी, पास्ट संक कॉस्ट है जो पहले लग चुकी है, इसका हमने कुछ नहीं करना, सवाल में कुछ नहीं करना। हाँ, इसको 2500 यूनिट को फ्यूचर में बेचेंगे तो 100 रुपया पर यूनिट हमें आ जाएगा, 2.5 लाख रुपये बनता है ये आ जाएगा, ये फ्यूचर का रेलिवेंट जो है हमारे इनकम होगी या रेवेन्यू होगा, जिसको हमने सवाल में शामिल करना है। ठीक है जी, ये 3.05 मिलियन जो माजी में लग चुका है उसका हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, budgeted fixed or production overhead include depreciation of 2.5 million
टेक्निकल फी ऑफ 1.2 million पेड इन एडवांस एंड सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑफ 3.6 million। ओके, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है बच्चों 12 मिलियन, इसकी बात कर रहे हैं, इसको अलग कर लेते हैं यहाँ पे कि 12 मिलियन क्वेश्चन में गिवन है, उसमें 2.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। ओके, 1.2 मिलियन की टेक्निकल फी है जो कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं एडवांस में। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6 मिलियन, सुपरवाइजर ये पे कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। द रिमेनिंग अमाउंट परटेन्स टू एलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स, तो रिमेनिंग अमाउंट भी बच्चों निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। 12 मिलियन माइनस 2.5 मिलियन माइनस 1.2 मिलियन माइनस 3.6 मिलियन, तो 4.7 मिलियन जो है बाकी की, ये जनरल ओवरहेड्स हैं, ये जो हेड ऑफिस की तरफ से पड़े होंगे। सादे अल्फाज में इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री बंद करें या ना करें, ये आपको खर्चा पड़ना ही पड़ना है। ठीक हो गया जी। तो 4.7 मिलियन है, ये हेड ऑफिस की तरफ से फैक्ट्री को खर्चा अलॉट हुआ पड़ा है। फैक्ट्री का इससे कोई लेने देने नहीं है, फैक्ट्री बंद करें या ना करें ये खर्चा पड़ना ही पड़ना है। सादे अल्फाज में ये 4.7 मिलियन जो है वो इररेलेवेंट है। ठीक है जी, ये बताना मकसद है इस पॉइंट में। Selling expenses represent salaries of 5 sales officers hired from a third party on contract with which will expire on 31 दिसंबर 2022। अब ये जो सेलिंग एक्सपेंस है 8.2 मिलियन के, ये भी 9 महीने के हैं। ये 9 महीने के सेलिंग एक्सपेंस हैं, तो ये जो है वो अगले 9 महीने के लिए हमने पे करने हैं। डेफिनेटली अगर हम फैक्ट्री बंद कर देंगे तो ये हमें एक्सपेंस नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये हमें एक्सपेंस पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए बच्चों। तो फिलहाल तो इस पॉइंट में कोई ऐसी उसने बात नहीं की, बरक आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टेड 15 मिलियन, ये माजी की कॉस्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है सवाल से। एंड हैज़ एन एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू ऑफ 2.8 मिलियन on 31 मार्च 2022। हाँ, आज अभी इसी वक्त इसको बेचेंगे तो 2.8 मिलियन हमें मिल जाएगा, तो ये रेलिवेंट रेवेन्यू बन सकता है हमारा। वो कैसे? हम खड़े हैं बच्चे 1 अप्रैल वाले दिन खड़े हैं, अगर आज अभी इसी वक्त फैक्ट्री शट डाउन कर देंगे तो ये प्लांट बेच देंगे, 2.8 मिलियन हमारी जेब में आ जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट्री कंटिन्यू करेंगे तो आज फिर ये प्लांट नहीं बेचेंगे तो ये पैसे नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो ये फैक्ट्री बंद करने के ऊपर ये पैसे हमारे बन सकते हैं। 15 मिलियन का सवाल से कोई लेने देना नहीं। अगला पॉइंट, कीपिंग इन व्यू द रेजिग्नेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ZL इज कंसिडरिंग the following 2 options for implementation with effect from 1 April 22। रेजिग्नेशन है जी स्किल्ड लेबर की तरफ से। अब हमने देखना है कि जब लेबर ही हमारी फारिग हो गई है, उसे छोड़ के चली गई है, तो अब हम फैक्ट्री कैसे चलाएं। पहली ऑप्शन तो फिर यही बनती है नेचुरल कि भाई फैक्ट्री बंद कर दो। ओके, फैक्ट्री बंद कर दो तो फिर क्या करेंगे, फैक्ट्री को रेंट पे दे दो, कोई और पार्टी आएगी वो फैक्ट्री पकड़ेगी चलाएगी और हमें रेंट पे कर दो। नंबर 1, रेंटल इनकम ऑफ 20 मिलियन वुड बी रिसीव्ड फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के लिए हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा, ये पर मंथ नहीं है, ये टोटल 9 महीने का रेवेन्यू है 20 मिलियन। तो ये हम कमा सकते हैं फैक्ट्री अगर हम रेंट आउट कर दें, तो ये हमारी इनकम बन जाएगी, ये है हमारी रेलेवेंट इनकम। अगला पॉइंट नंबर 2, पेनल्टीज एस्टिमेटेड एट 3.8 मिलियन वुड हैव टू बी पेड बाय ZL फॉर इट्स फेलियर टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स। हाँ जी, ये वाला जो पॉइंट है ना कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स वाला, ये जो हमने 37,500 सेल्स यूनिट सेल करने थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था हमारा, वो अब डेफिनेटली फैक्ट्री जब बंद कर देंगे तो ये यूनिट नहीं बनेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट मीट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा नहीं होगा तो वो कहता है 3.8 मिलियन का जुर्माना पे करेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। अब फैक्ट्री बंद करने की वजह से हमें ये खर्चा पड़ेगा, तो ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। तो 20 मिलियन हमारा रेलिवेंट रेवेन्यू हो जाएगा और ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट। अब आगे देखते जाते हैं। तीसरा सिनेरियो, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री ऑफ ZL बाय कन्वर्टिंग इट इनटू 9,000 kg ऑफ रीटा एट अ प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 140 पर kg ऑफ इनपुट। अच्छा जी, अब ये रॉ मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट आपने देखनी है। रॉ मटेरियल की जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है वो याद रखिएगा, सबसे पहले तो देखना होता है कि वो जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है क्या वो रेगुलर यूज में है। हाँ जी, रेगुलर यूज में है तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अच्छा, रेगुलर यूज में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्ट्री तो बंद करने लगे हैं, अब तो रेगुलर यूज उसका खत्म हो गया। ओके,
अब उसको उठा के आप किसी और जगह पे जाके बेचोगे, तो रेगुलर यूज तो नहीं है, तो फिर उसके बाद ऑप्शन आती है आपके पास हायर की, हायर ऑफ अल्टरनेटिव यूज और सेल प्रोसीड्स या एनआरवी, उसको बेच के कबाड़िए से को पैसे मिल सकते हैं, ये हमने देखना होता है। अब यह देखते हैं, रीटा इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 350 पर केजी, मार्केट से 350 का मिलता है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 140 रुपया खर्चा करके। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अल्टरनेटिव यूज हम देखेंगे कितना फायदा होता है। अल्टरनेटिवली द रॉ मटेरियल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ₹160 पर केजी। तो डेफिनेटली बच्चों इन दोनों में से एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, इन दोनों में से जो हायर होगी वो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आ गया, एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड बी हैव टू बी पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर। हमने 12 महीनों की सैलरी पे करनी पड़ेगी फैक्ट्री सुपरवाइजर को। अच्छा, यहाँ से ही बात समझ आनी चाहिए कि ये जो सैलरी है सुपरवाइजर की, यहाँ पे सवाल में उसने बताई थी, जो हमने यहाँ पे माइनस की है, ये 3.6 मिलियन है। ये 3.6 मिलियन जो सैलरी है ये 9 महीने की है, हमने 12 महीनों की पे करनी है, तो 12 महीनों की सैलरी बच्चों यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी। रेलिवेंट कॉस्ट हमारी जो निकलेगी यहाँ पे वो 12 मंथ सैलरी होगी। ठीक हो गया जी। तो 9 महीने की सैलरी नहीं है, 12 महीनों की सैलरी है, और सवाल में जो 3.6 मिलियन है वो 9 महीनों की। ठीक है जी बच्चों, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब ये जो बात है ना, ये हमारे कंसेप्ट के मुताबिक ये बात बनती है। आई कैप के सोल्यूशन में कुछ डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं, वो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दें और इस बात को समझें कि रेलिवेंट सैलरी ही बनती है। क्योंकि आज अगर अभी इसी वक्त फैक्ट्री बंद करते हैं ना, तो उस बंदे को 12 महीने की सैलरी हमें कंपनसेशन के तौर पे पे करनी है। ओके, होना तो ये चाहिए था, आज अगर अभी इसी वक्त फैक्ट्री बंद करें तो ये जो 3.6 मिलियन की सैलरी हमने पे करनी है, सवाल में कहाँ गई ये वाली, ये जो सैलरी पे करनी है बच जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं बच रही। ठीक है जी, इसके साथ 3 महीनों की और सैलरी हमने पे करनी है, तो 12 महीनों की सैलरी हमारे लिए क्या बन जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ओके, अब पॉइंट नंबर 5, on early termination of contract with third party for sales officers, a penalty of 30% of the remaining amount would have to be paid by ZL। 30% हमें पे करना पड़ेगा किनको, सेल्स ऑफिसर की सैलरी का, अगर आज हम क्या करते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस है 8.2 मिलियन, उस 8.2 मिलियन का हमें 30% पे करना है। 8.2 मिलियन का 30% पे करेंगे तो 2.46 मिलियन हमें पे करना है। ठीक है जी। अल्टरनेटिवली ये उस वक्त है अगर 31 मार्च वाले दिन हम क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री को शट डाउन करते हैं। अल्टरनेटिवली दिस स्टाफ कैन बी यूटिलाइज एट जीएल फैक्ट्री इन लाहौर, या दूसरा ये है कि इसको स्टाफ को लाहौर भेज दें। फॉर दिस पर्पस जीएल वुड हैव टू पे द स्टाफ रीलोकेशन अलाउंस ऑफ 2 मिलियन। अच्छा, तो उस सूरत में बच्चों हमें 2 मिलियन अलाउंस पे करना पड़ेगा। अब डेफिनेट सी बात है, क्योंकि पैसे हमने देने हैं तो हम उस ऑप्शन को देखेंगे जो सस्ती पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, 2.46 मिलियन पे कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो और 2 मिलियन आप उनको पे कर दो और उनको कहो आप लाहौर शिफ्ट हो जाओ। तो मेरा ख्याल है हमें लोअर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पैसे पे करने हैं तो पैसे पे करते वक्त वो ऑप्शन चूज करते होते हैं जो कम होती है, पैसे रिसीव करते वक्त वो ऑप्शन चूज करते हैं जो हायर होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने हायर की बात की क्योंकि पैसे मिलने थे, यहाँ पे चूंकि पेमेंट करनी है तो लोअर की बात, ये बात याद रखनी। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको होपफुली समझ आए होंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं जी। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, अगर कंटिन्यू करें फैक्ट्री को चलाएं 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक फैक्ट्री को चलाएं और फिर शट डाउन करें, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था। अभी ना शट डाउन करें, उस वक्त 31 दिसंबर को जाकर शट डाउन करें। Continued operating the factory for the remaining 9 months by employing skilled labor on contract। आप इन्हीं लेबर से बात कर रहे हैं या मार्केट में नए लेबर से बात कर रहे हैं, भाई 9 महीनों के लिए हमने काम करना है, तो 31 दिसंबर को हम अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, 9 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, जो बंदा आना चाहता है आ जाए। ओके जी, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ स्किल्ड लेबर वुड नॉट फुलफिल द इंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ जीएल। वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट जब आप करेंगे ना तो आप सारे यूनिट्स नहीं बना सकते जो आप सोच के बैठे हुए। Considering this constraint, it is estimated that ZL would be able to produce 45,000 units only in remaining 9 months।
अच्छा जी, पहले सोचा क्या हुआ था हमने? पहले हमने ये सोचा हुआ था कि 50,000 यूनिट बनाएंगे, और ये अगले 9 महीने के लिए हमने सोचा हुआ था, क्या करना था, मतलब सोचा हुआ था। अभी उस 50,000 में से 37,500 कॉन्ट्रेक्चुअल थे, 12,500 जो थे वो नॉर्मल लोगों को बेचने थे। अब वो कहता है कि चूंकि लेबर नए आएंगे जिनके स्किल अभी होंगे या पता नहीं होंगे, वो चूंकि फुली स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, तो उनको काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस टाइम के दौरान 9 महीनों के दौरान 50,000 यूनिट नहीं बन सकते, 45,000 यूनिट बनेंगे। अब 45,000 यूनिट बनेंगे तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को पूरा करना है, सॉरी कॉन्ट्रैक्चुअल जो यूनिट्स हैं उसको पूरा करना है, 37,500 पूरे करेंगे। बाकी जो 5,000 यूनिट कम आगे हैं वो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल लोगों को चीज़ें बेचते थे ना, उनमें कमी कर लेंगे। ये हमने 37,500 ही रखने हैं। जो हमारी शॉर्टफॉल आएगा यूनिट्स में, वो नॉर्मल जो मार्केट में 12,500 यूनिट बेचने थे उनको 12,500 नहीं बेचेंगे, 7,500 बेचेंगे। ये बात याद रखें। स्किल्ड लेबर वुड बी हायर्ड एट 500 पर आवर। ओके जी, 1 घंटा कितने का पड़ेगा? 500 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ हमारे यहाँ पे जो सोचा हुआ था कि ये 14 मिलियन पे करेंगे अपने लोगों को, चूंकि ये तो रिजाइन कर गए ना, ये लोग तो रिजाइन कर गए, तो जब ये रिजाइन कर गए तो ये 14 मिलियन हमारा पे नहीं करना पड़ेगा हमें। फिर क्या करना पड़ेगा, जो बंदा जितने घंटे काम करेगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करना। सिंपल ये पॉइंट। हाउएवर, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, चूंकि ये बंदे नए हैं, बिल्कुल नए ब्रांड न्यू बंदे हैं, उन्होंने आके काम शुरू करना है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वुड बी इंक्रीज बाय 5%। तो वेरिएबल ओवरहेड में इजाफा होगा, बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी, वो काम ज्यादा करेंगे, घंटे ज्यादा लगाएंगे, तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। In order to avoid this increase, ZL can provide training to the skilled labor at a cost of 0.45 million। अच्छा, एक तरफ वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो रहा है और एक तरफ फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। अब हमने देखना यह है इन दोनों में से किस में कम इजाफा हो रहा है, तो जो इन दोनों में से लोअर ऑप्शन होगी वो चूज करेंगे। कॉमन सेंस है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जब जा रहे होते हैं तो जो जहां पे पैसे कम जाएंगे वो ऑप्शन चूज करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जहां पे पैसा कम लगेगा वो ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट ये वाला इस तरह से। पॉइंट नंबर 3, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 3,000 यूनिट्स ईच। तो एक बैच बनाएंगे तो 3,000 यूनिट बनेंगे, तो इसका मतलब है 45,000 यूनिट बनाने हैं, और एक बैच में 3,000 यूनिट होंगे। डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 15 बैचेस निकल आएंगे। ठीक है जी, 15 बैचेस हमने बनाने हैं। ओके, द फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 750 स्किल लेबर आवर्स। तो यहाँ पे बच्चों लर्निंग कर्व इफेक्ट आ गया जी 90%, दैट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 5 बैचेस ओनली एट 90%, द इंडेक्स ऑफ लर्निंग इज -0.152। तो बच्चों यहाँ पे वंस अगेन बैच लर्निंग कर्व का इफेक्ट आ गया। हम 5 बैचेस का लर्निंग रेट निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, फिर 4 बैचेस का टाइम निकालेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, 5वें बैच का टाइम आ जाएगा, वगैरह वगैरह। वो सारी डिटेल बाद में देखते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 था। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। इफ द फैक्ट्री कंटिन्यूज टू ऑपरेट, द रीसेल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट 31 दिसंबर 22 वुड बी 80% ऑफ द करंट रीसेल वैल्यू। अच्छा जी, इस वक्त अगर आज अभी इसी वक्त हम मार्केट में बेचते तो 2.8 मिलियन पैसा मिलता, लेकिन चूंकि हम 9 महीने बाद जाके बेचेंगे, आफ्टर 9 मंथ, तो 9 महीने बाद जब आप प्लांट बेचेंगे थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, तो उस वक्त आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। उस वक्त आपको 2.8 मिलियन का 80% मिलेगा। ये बात याद रखनी है। तो 2.8 मिलियन का 80% ले लें तो 2.24 मिलियन बनता है। ठीक है जी, अब हमारे पास बच्चों सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया हुआ है दिमाग में आपने क्या रखना है। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन चूज करें, ऑप्शन नंबर 1, अगर हम चाहते हैं कि भाई हम क्या करें जी, शट डाउन फैक्ट्री। ठीक है जी, फैक्ट्री हम शट डाउन कर दें, क्लोज दी फैक्ट्री या शट डाउन फैक्ट्री, जो भी है। ठीक है जी, अब इसमें आपने देखना है कि रेलेवेंट इनकम आपकी कौन कौन सी है। और आपने देखना है कि रेलेवेंट आपके कॉस्ट कौन सी है।
और डिफरेंस लेना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। इसी तरह से कंटिन्यू प्रोडक्शन फॉर 9 मंथ, उसमें भी आपने रेलिवेंट इनकम और रेलिवेंट कॉस्ट देखनी है, नेट प्रॉफिट निकाल लेना, कंपेयर कर लेना। अच्छा जी, अगर हम फैक्ट्री को शट डाउन कर दें, आ जाए वापस ऊपर पॉइंट नंबर 1 की तरफ, ऑप्शन 1 है जी, रेंटल इनकम मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, नजर आई, कलर चेंज कर देता हूँ। पहला पॉइंट है जी रेंटल इनकम 20 मिलियन, यहाँ पे हम लिख देते हैं रुपीज इन 1000। और रेंटल इनकम सबसे पहले हम कमाएंगे अगर हम अपनी फैक्ट्री को बंद कर दें, और वो बनती है जी 20,000, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, पेनल्टीज 3.8, ये तो रेलिवेंट आपकी जो है एक्सपेंस है, 3.8 मिलियन की पेनल्टी पड़नी है, तो ये रेलिवेंट एक्सपेंस में लिख देते हैं। पेनल्टीज 3.8 मिलियन को राउंड ऑफ करेंगे तो 3800 हो जाएगा, ये पढ़नी ही पढ़नी अगर आपने शट डाउन कर दी फैक्ट्री। और ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है कि रेलिवेंट कॉस्ट है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों, कि क्या हम रॉ मटेरियल का क्या करेंगे। इसमें हमें एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो फ़ायदा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली जब फैक्ट्री बंद कर देंगे तो रॉ मटेरियल हमारे लिए फ्यूचर का कोई बेनिफिट लेके आएगा। ठीक है जी, तो वो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं जी। उसके लिए हमें वर्किंग नंबर 1 करनी पड़ेगी। पेज नंबर 2 बच्चों मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आपने जब पेपर में जाना है तो पेज नंबर 2 में आपने बच्चों वर्किंग करनी है, पेज नंबर 1 आपने खाली छोड़ना है। मेन रिक्वायरमेंट वर्किंग नंबर 1 है जी, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, अब रेलिवेंट कॉस्ट हमने बच्चों लेनी है ना, याद रखिएगा वो हायर ऑफ होगी, हायर ऑफ अल्टरनेटिव यूज और स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू फ्रॉम सेल। इन दोनों में से जो हायर बेनिफिट होगा वो हम हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं बच्चों। 9000 केजी अफ्रीटा प्रोसेसिंग का खर्चा आएगा 140, और वो बराबर होगा 350 रुपये पर केजी, जो हमें मार्केट से मिल सकता है। 350 पर केजी हमें मिलेगा मार्केट से, 9000 केजी बनेगा और 350 पर केजी मार्केट से मिलेगा, मतलब हमारा 31,50,000 रुपया जो है वो हमारा लगेगा अगर हमें मार्केट से परचेज करना पड़ा। जबकि वो खुद हम अपने घर में बैठ के 10,000 केजी के ऊपर 140 रुपये का खर्चा करके हम 1.4 मिलियन लगा के उसको बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 1750 की बचत हो जाएगी, ये बचत है। 31,50,000 का मटेरियल हमें मार्केट से लेना था, हमने अपने मटेरियल के ऊपर 14 लाख रुपया लगा के 1750 की बचत कर सकते हैं, 17,50,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। अब ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और स्क्रैप वैल्यू ऑफ सेल। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन क्या है, रॉ मटेरियल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 160 पर केजी। अगर हम इसको मार्केट में बेच दें तो हमें 10,000 किलो मार्केट में बेचेंगे तो हमें 160 रुपये मिलेंगे, और ये 16 लाख रुपये बनता है। रुपीज 1000 में राउंड अप करें तो ये 1600 बनता है। अब डेफिनेटली इन दोनों में से हायर अमाउंट हमें लेनी है, तो हायर अमाउंट कौन सी लेंगे, ये वाली हायर अमाउंट हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है, ये हमें बचत बना के देगी। ठीक है जी, हम उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1750 रुपये जो है हमारा फ़ायदा होगा, ये हमारे रेलिवेंट इनकम के तौर पे आ जाएगी। मतलब आज अब अगर इसी वक्त हम अपनी फैक्ट्री को बंद कर देना तो 1750 का हम रेवेन्यू कमा सकते हैं, उसको अल्टरनेटिव यूज में इस्तेमाल में लाके, ये हमारी रेलिवेंट इनकम हो जाएगी। बेनिफिट
फ्रॉम यूजिंग मटेरियल एग्जिस्टिंग मटेरियल, ये हमारी रेलिवेंट इनकम है। ठीक है जी, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड हैव टू बी पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर। ओके जी, फैक्ट्री सुपरवाइजर को 9 महीनों की सैलरी पे करनी है। ये अगर फैक्ट्री आज अभी इसी वक्त शट डाउन कर देंगे तो सैलरी पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर। ओके, इस वक्त हमारे सवाल में जो सैलरी दी हुई है वो यहाँ पे कहीं पर लिखी हुई थी हमने, ये 3.6 मिलियन। ये 3.6 मिलियन जो था ये 9 महीनों की सैलरी थी। 3.6 मिलियन को 9 पे डिवाइड करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करके सैलरी देंगे। ठीक है जी, वही मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाई 9, एक महीने की सैलरी आएगी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 महीनों की सैलरी में पे करनी पड़ेगी। 3600 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 12, तो बच्चों आ जाएगी 4800। ये हमें सैलरी रेलिवेंट कॉस्ट हमारी, हमें ये पे करनी है। उसके बाद चलते हैं जी पॉइंट नंबर 5। ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी फॉर सेल्स ऑफिसर्स ए पेनल्टी ऑफ 30% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट वुड हैव टू बी पेड बाय जीएल। अच्छा जी, पेनल्टी हमने पे करनी पड़नी, वो तो 3800 दे दी थी हमने, नहीं वो 30% है। तो वो 30% है तो 2.46 मिलियन और 2 मिलियन हमने से ये चूज किया था, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। सेल्स ऑफिसर्स रीलोकेशन कॉस्ट, हम उनको लाहौर भेज रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम वर्किंग नंबर 2 शो कर देंगे पेपर में। हमने यहाँ पे 2000 क्यों लिखा है, वही जो मैंने आपको वहाँ पे समझा वही यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 के तौर पे शो कर देंगे। वर्किंग नंबर 2 रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफिसर्स, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज लोअर ऑफ, ये लोअर ऑफ है जी, पेनल्टी ऑन टर्मिनेशन जो टर्मिनेशन पे पेनल्टी हमें पे करनी है वो 8.2 मिलियन का 30% हमें पे करना है रुपीज इन 1000। ये 2460 हो जाएगा 000 और रीलोकेशन कॉस्ट वो कितनी बनती है जी, वो सीरीज क्वेश्चन में गिवन है 2, इनमें से जो रेलिवेंट कॉस्ट बनती है वो 2000 बनती है, तो हम अपने सवाल में लेंगे। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। ये ऑप्शन नंबर 1 में जितनी वैल्यूज लेनी थी हमने ले ली है। हाँ, एक प्लांट रह गया है कि आज अभी इसी वक्त प्लांट को बेच दें तो कितना पैसा मिलेगा, वो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ 2.8 मिलियन। ये प्लांट भी हमें बेच के पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी हम यहाँ पे यूज करेंगे रेलिवेंट इनकम के तौर पे। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ या डिस्पोजल ऑफ प्लांट, फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट वो कितना आ जाता है जी 2800। तो ये बच्चों ऑल पॉसिबल जो थे हमारे इनकम और ऑल पॉसिबल हमारे एक्सपेंसेस थे। अब यहाँ पे हम नेट सेविंग निकालना चाहें नेट सेविंग निकाल लें, नेट प्रॉफिट आप इसको कहना चाहते हैं वो कह लें, जो आपको समझ आता है वो आप कह लें। फिर निकाल लेते हैं जी, 20,000 जमा 1750 जमा 2800 माइनस 3800 माइनस 4800 माइनस 2000,
तो 13950 हमारी पहली ऑप्शन का आंसर आएगा। अगर दूसरी ऑप्शन का आंसर 13950 से ज्यादा आया तो दूसरी ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, सेविंग उससे ज्यादा होगी या प्रॉफिट उससे ज्यादा होगा। अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं जी ऑप्शन नंबर 2। और वो क्या है जी, कंटिन्यू फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स के बाद जाके उसको बंद कर देंगे। अच्छा जी, रिमेनिंग 9 मंथ पे अगर कंटिन्यू करना है तो वंस अगेन यहाँ पर रेलिवेंट इनकम आनी चाहिए। और यहाँ पे रेलिवेंट जो है कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है जी, रेलिवेंट इनकम में सबसे पहले आ जाएगा जी सेल्स रेवेन्यू। और सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा जी, पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, यहाँ पे 45,000 यूनिट्स की सेल होने की बात हुई है। तो 45,000 यूनिट हमने बेचना है, और सेल प्राइस भी हमने निकाली थी यहाँ पे, नहीं निकाली, नहीं निकाली, चलिए सेल प्राइस पर निकाल देते हैं। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 शो करेंगे जी, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस लेट्स अज्यूम सेल प्राइस है जी हमारी x रुपीस, देन एग्जिस्टिंग कंडीशन के मुताबिक हमारा जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, ये एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जो है उसके मुताबिक देखा जाए तो 37,500 यूनिट सेल किए इंटू एक्स इंटू 80% डिस्काउंट दिया, और फिर 12,500 यूनिट हमें सेल करने थे इंटू एक्स इंटू 95%, और हमारे पास जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था वो 83750 इकट्ठा होना था रुपीज इन थाउजेंड। तो अगर मैं यहाँ पे इसके साथ 3 0 यहाँ पे और लिख दूँ, ये बात थोड़ी सी मजीद क्लियर हो जाएगी। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 37,500 इंटू 0.8 30,000 एक्स प्लस 12,500 इंटू 0.95 11875 एक्स इज इक्वल टू 83750 और एक्स आ जाएगा, इसमें जमा कर दें जी 30,000 41875, तो 83750 और ये जाके डिवाइड हो जाएगा 41875, और यहाँ पे एक्स निकल आएगा हमारे पास 83750 डिवाइड बाई 41875 2000 ग्रॉस सेल प्राइस है बिफोर डिस्काउंट। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा सेल प्राइस ऑफर्ड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर। वो क्या जी, तो हमने 2,000 का 80% उनको ऑफर किया है, वो बनता है 1,600 रुपये। और सेल प्राइस ऑफर टू जनरल कस्टमर्स
और उनको ऑफर किया हमने 2000 का 95%, और वो बनता है 1900 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास दोनों बच्चों सेम प्राइस आ गई है। अब हम निकालते हैं रेवेन्यू। रेलिवेंट रेवेन्यू में क्या आएगा कि 37,500 हमने यूनिट बनाने ही बनाने हैं, जिसकी वजह से हमने फैक्ट्री को कंटिन्यू किया। लेकिन 37,500 जो हैं वो सेल होंगे 1600 के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो जाएगा, तब हमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 50,000 की बजाय टोटल 45,000 सेल होने थे, तो 45,000 में से 7,500 यूनिट रह जाएंगे जो हमें नॉर्मल लोगों को सेल करनी है। 7,500 नॉर्मल कस्टमर हैं जिनसे हमने 1900 रुपया चार्ज करना है। तो यहाँ से आपका रेवेन्यू निकल आएगा रेलिवेंट। वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। 37,500 जरा 1600 प्लस 7,500 जरा 1900, तो 74250 आंसर आ रहा है हमारा जी। 74250 ठीक हो जी, ये आंसर आ गया हमारा रेवेन्यू का। फिर दूसरा पॉइंट यही था, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट। ये बात उसने कहीं पे कही हुई थी। आखिरी पॉइंट देखें, प्रोसीड मिलने थे 80%, 2.8 मिलियन का 80% मिलनी थी, तो 2.24 मिलियन बनती है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2800 का हमें 80% मिलना था 9 महीने बाद, तो ये 2.24 मिलियन है। ये 2240 रुपीज इन थाउजेंड में ऐड कर देंगे रेलिवेंट इनकम लेस रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट में देखते हैं बच्चों क्या क्या आना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों मटेरियल सारा इस्तेमाल होगा। जब प्रोडक्शन 45,000 यूनिट की करनी है तो मटेरियल सारे का सारा इस्तेमाल होगा, और मटेरियल जो है क्वेश्चन में कितना गिवन है वो हमने देखना है। 50,000 यूनिट बनाने थे तो मटेरियल यूज होना था 36 मिलियन। अब चूंकि 45,000 यूनिट बनाने हैं तो मटेरियल कम इस्तेमाल होगा, तो वो हम निकाल लेते हैं जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लगना था जी, 36 मिलियन। ये 50,000 यूनिट्स पे लगना था, तो उसको 50,000 पे डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट का मटेरियल निकलेगा, और उसको 45,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमें मटेरियल चाहिए होगा, लेकिन 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 हमारे पास कुछ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो फिलहाल तो पड़ा हुआ है, जिसको बेच के हमने क्या करना था, फायदा लेना था। वो फायदा तो हमने ऑप्शन नंबर 1 में ले लिया, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में हमने बेचना थोड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 में तो मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये टोटल मटेरियल हमें चाहिए था, जिसमें से 3.4 मिलियन का मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो माइनस कर देंगे। बाकी का मटेरियल जो है वो हमें मार्केट से बाय करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 45,000, ये मटेरियल हमें चाहिए था। उसमें से 3,400,000 माइनस कर दें, तो 29 मिलियन का हमें मटेरियल मजीद मार्केट से लेना है। तो 29 मिलियन को मैं 2900 से शो कर दूंगा, क्योंकि ऊपर 3 जीरो में राउंड अप। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझ लीजिएगा। ये वो रेलिवेंट मटेरियल है जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसकी फ्यूचर में आपको कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये फ्यूचर वो खर्चा है जो आपको अपनी जेब में से पे करना पड़ेगा। ये टोटल मटेरियल चाहिए, ये ऑलरेडी अवेलेबल है स्टॉक में, और ये आपको फ्यूचर में अपनी जेब में से पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक हो जी। अब उसके बाद स्किल्ड लेबर। पॉइंट नंबर 2, skilled labor would be hired at 500 per hour. However, due to lack of training, variable production overhead would be increased by 5%.
In order to avoid this increase, ZL can provide training to skill labor at a cost of 0.45 million. ओके जी, अब रेलिवेंट स्किल लेबर की जो है वो कॉस्ट निकालनी है। स्किल लेबर है बच्चों, उसके लिए वर्किंग कर लेते हैं पहले। कितनी वर्किंग हो चुकी है? 3 हो चुकी है। वर्किंग नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ स्किल लेबर। ओके जी उसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। गुड्स आर produced in the batches of 3000 units each. The first batch would require 2750 skilled labor hour. Learning curve effect is 90%. That would remain effective for the first 5 batches only. And 90% index of learning is 0.-0.152 वगैरह वगैरह। अच्छा जी, 3000 यूनिट बनाने हैं बैच में। हमने बैचेस निकाले थे, 15 बैचेस हैं। पहले बैच पे टाइम कितना लगना है जी? 2750 तक। और 5 बैचेस तक लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट है, तो 5 बैचेस और 4 बैचेस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। यहाँ पे a आ जाएगा बच्चों 2750 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 5 बैचेस पावर -0.152। यहाँ पे एवरेज टाइम निकल आएगा फॉर 5 बैचेस। तो कैलकुलेशन निकाल लेते हैं जी। 2750 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -0.152, 2153.2242, 2153.2242। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे भी आंसर निकाल लेते हैं जी। 2750 था, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, वैल्यू पावर -0.152। सब कुछ सेम है। यहाँ पे 5 की जगह 4 कर देते हैं जी। 2227.51, 2227.51। ये 4 बैचेस का टाइम आ गया। अब हमें टोटल टाइम चाहिए जी। टोटल टाइम फॉर 5 बैचेस वो कैसे निकलेगा जी? 2153.2242 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, 10766 10766 आवर्स आ जाएंगे हमारे 5 बैचेस को बनाने के लिए। और टोटल टाइम फॉर 4 बैचेस वो कैसे निकालेंगे? ये 4 बैचेस का एवरेज टाइम है 2227.51, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और ये आ जाएंगे। माइनस करेंगे तो 1856 आवर्स हमारे आ जाएंगे जी। स्पेसिफिक टाइम फॉर 5th बैच, 5वें बैच का मखसूस टाइम जो है वो 1856 घंटे है। यही 6ठे बैच का टाइम होगा, यही 7वें का होगा, यही 8वें का होगा, यही 9वें का होगा। ठीक है जी। तो सब बैचेस आगे आने वाले फ्यूचर के जितने बैचेस हैं सबका टाइम ये सब टाइम होगा। अब निकालना जी हमने टोटल टाइम फॉर 15 बैचेस। हो गया जी टाइम, टोटल टाइम ऑफ 5 बैचेस और फिर टोटल टाइम फॉर 10 बैचेस। तो टोटल टाइम फॉर 5 बैचेस ऑलरेडी हमारे पास है, ये निकाला हुआ है 10766। इसमें हमने ऐड कर देना है जी 1856। 5वें बैच का टाइम था, यही 6ठे का है, यही 7वें का, यही 8वें का, यही 9वें का, इंटू 10। 10 बैच ये और 5 बैच ये हो गए, 10 बैच ये हो गए। टोटल कर लेते हैं जी 10766
66 प्लस 1856 मल्टीप्लाई बाय 10 29326। ये 15 बैचेस का टोटल टाइम, ये हम यूज करेंगे ऊपर वाले कैलकुलेशन में। टू 9326 फ्रॉम वर्किंग नंबर 4, ठीक है, ये हम ले लेंगे बच्चों, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। 29326 मल्टीप्लाई 500 तो 14663 आ जाएगा। ये हमारी लेबर कॉस्ट है, ठीक हो गया। और वेरिएबल ओवरहेड में 5% इजाफा होगा बच्चों। अब वेरिएबल ओवरहेड हमें रिकॉर्ड करने हैं 5%, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड हाँ हमारे पास ऑलरेडी सवाल में कितने थे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड थे हमारे पास 11,000, ठीक हो गया, 11,000। लेकिन ये 11,000 वेरिएबल ओवरहेड थे 50,000 यूनिट बनाने के लिए, हमने तो बनाने हैं 45,000 यूनिट। 50,000 पे डिवाइड करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 99 आ जाएगा। ये आपने बात याद रखनी, 99, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला था, वो कहता है 5% बढ़ा लें या 0.45 मिलियन बढ़ा लें, इसका फैसला करना है। डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है या फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, इन दोनों में से जो लोअर ऑप्शन होगी वो चूज करनी है। ये मैंने आपको डिसीजन समझाया था, डिसीजन कैसे करना है। तो इसके लिए बच्चों वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 5, इंक्रीज इन वेरिएबल ओवरहेड वो डिसाइड करना है। अच्छा जी, इंक्रीज देखते हैं, 11 मिलियन है, उसको 50,000 पे डिवाइड करना है, 45,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45,000 यूनिट का क्या आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। उसका लेना है 5%, या तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा लें तो 9900 का 5%, 495 रुपीज इन 1000, 495, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये आपके पास, और दूसरा ये है, आप इंक्रीज रिकॉर्ड करें 0.45 मिलियन, जो कि बनती है जी 450,000, ये लिखा हुआ। तो इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए आपको डिसाइड करना। हम ये वाली चूज करेंगे, लोअर ऑप्शन इज एक्सेप्टेड। हम 495,000 पे करने के बजाय 450,000 पे कर देंगे, 5% पे नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब बच्चों ये तो हमने पे करना ही करना है ना, जो ऑलरेडी आ रहा है 9900 तो आना ही चाहिए। हम 5% इजाफा नहीं देंगे, हम 0.45 मिलियन का इजाफा रिकॉर्ड करेंगे। सादा अल्फाज में हम ट्रेनिंग कॉस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, वर्किंग नंबर 5 डालेगा जी 4, ठीक हो गया जी। अब ऑप्शन 2 में याद रखिएगा, ऑप्शन 2 में सुपरवाइजर भी आएगा। सुपरवाइजर क्यों आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में हमने सुपरवाइजर को शामिल किया था। ऑप्शन 1 में हमने सुपरवाइजर की 12 महीनों की सैलरी लेनी है, तो ऑप्शन 2 में जब वो बंदा काम करेगा तो 9 महीनों की सैलरी तो उसको पे करेंगे ना, ठीक है जी। ऑप्शन 2 में जब वो काम करेगा तो 9 महीनों की सैलरी तो हमने पे करनी ही करनी है उसको, और 9 महीनों की सैलरी कितनी बनती है 3.6 मिलियन,
ये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे सुपरवाइजर की सैलरी आ जाएगी, क्योंकि ये उस सूरत में हमने 12 महीनों की सैलरी पे करनी है, इस सूरत में हमने 9 महीनों की सैलरी पे करनी है। तो 9 महीनों की सैलरी सवाल में उसने दी हुई थी 3600 है, वो यहाँ पे हम देखें। ठीक हो गया। हाँ, आप एक भी कर सकते हैं कि सुपरवाइजर की 9 महीनों की सैलरी यहाँ पे ना लें और 12 महीनों की सैलरी यहाँ पे ना लें, तो यहाँ पे फिर 3 महीनों की सैलरी लें। तो आई कैप ने अपने सोल्यूशन में यही किया, वो यहाँ पे 3 महीनों की सैलरी। ठीक है जी, आप यहाँ पे 9 महीनों की सैलरी ना लें और यहाँ पे 12 महीनों की सैलरी ना लें, ऊपर सिर्फ 3 महीनों की सैलरी ले लें, तब भी कंपैरिजन हो सकता है, सेम सिचुएशन आएगी, सेम आंसर आएगा। अच्छा जी, अब नेट सेविंग अगर फैक्ट्री चलाएं तो नेट सेविंग कितनी होगी वो मैं बता दूंगा। अच्छा जी, टोटल कर लेते जी, 74250 प्लस 2240 माइनस 29000 माइनस 14663 माइनस 3600 माइनस 9900 माइनस 450, तो आंसर बच्चों आंसर आया था 18877। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या होगा? हमारा कंक्लूजन ये है जी, जिम्बाब्वे लिमिटेड शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन फॉर 9 months as it would result higher profit या saving by रुपीज़, अब ये देखते हैं, ऊपर है जी 13950 और नीचे है जी 18877। इसमें माइनस करते हैं बच्चों 13950 4927 बाय रुपीज़ 4927,000। तो ये बच्चों ज़्यादा प्रॉफिट हमारा इससे जनरेट हो रहा है सेकंड ऑप्शन में, जिसमें हम 9 महीने तक हम फैक्ट्री को मजीद चलाएंगे। ठीक है जी बच्चों, ये आपको होपफुली समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बच्चों इस तरह से है आई कैप की कि रेलिवेंट इनकम निकालने की जो उन्होंने नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं ऑप्शन 1 के, और रेलिवेंट कॉस्ट के 3 नंबर दिए हैं। अच्छा जी, ऑप्शन 2 में सेल के सबसे ज़्यादा नंबर है। उसकी पहली और आखिरी वजह क्या है कि सेल प्राइस की कैलकुलेशन में 90% बच्चों ने गलती की होगी, पक्की बात है। ठीक है जी, तो सेल प्राइस की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे गलती हुई होगी, इसलिए इसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। ये मुश्किल काम था। सेल प्रोसीजर प्लांटर मशीनरी बड़ा आसान सा पॉइंट था, इसलिए जी उन्होंने इसके 1 नंबर दिए हुए हैं। अच्छा जी, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, चूँकि ये रेलिवेंट कॉस्ट थी बच्चों, इसमें से हमने डिसाइड करना था हायर कौन सा लोअर कौन सी ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपका टाइम ज़्यादा लगा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3.5 लिया है। और मटेरियल में तो आपको पता है 3.5 मिलियन जो ऑलरेडी 3.4 मिलियन का जो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो माइनस करना था। 99% बच्चों ने यहाँ पे गलती की होगी। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो उसके भी 3.5 नंबर है, क्योंकि वो भी बड़ा मुश्किल पॉइंट था कि वेरिएबल ओवरहेड है उसमें इजाफा हो रहा है 5%, वो लेना है कि नहीं लेना, हायर ऑप्शन या लोअर ऑप्शन कौन सी चूज़ करनी थी, इसमें बच्चों ने गलती की होगी। इररेलेवेंट इनकम एंड कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शंस, ये भी आपने जिन बच्चों ने बताई होगी उनको नंबर मिले होंगे। ठीक है जी, इररेलेवेंट कौन कौन सी ऑप्शन थी, कौन कौन सी लेनी थी, कौन कौन सी नहीं लेनी थी, और कंक्लूजन है 0.5 मार्क्स का। ठीक है जी, हमने इररेलेवेंट डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप पेपर में अगर आपके पास टाइम हो तो आप इररेलेवेंट कॉस्ट और इनकम को डिस्कस कर सकते हैं कि वो हमने वहाँ पे क्यों नहीं लिया। बहरहाल जी किस्सा मुख्तसर, आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर था जी हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों ने 10% परफॉर्मेंस दी, सिर्फ 10% बच्चा जो था उसने इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स लिए।
ठीक है। ओवरऑल 40% रिजल्ट आया था इस अटेम्प्ट में, सिर्फ 10% बच्चा जिसने क्वेश्चन नंबर 7 में परफॉर्मेंस दिखाई थी। इतना गंदा जो था वो रिकॉर्ड है इस अटेम्प्ट में डिसीजन मेकिंग के सवाल का। अच्छा जी, सबसे बड़ी बड़ी जो ब्लंडर हुए हैं बच्चों से वो देखिएगा क्या क्या हुए हैं जी। बजटेड सेलिंग प्राइस वाज इनकरेक्टली कंप्यूटेड, सिंपल सी बात है, वो 2000 सेल प्राइस आनी थी वो ही बच्चों से कैलकुलेट नहीं हुआ, सबसे पहले गलती ये हुई है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ रीटा वाज कंप्यूटेड 9000 kg इंस्टेड ऑफ 10,000 kg। अब बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जब मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है ना वो आपने इनपुट की लेनी थी, सवाल में बताया भी हुआ है, यहाँ पे जरा देखिएगा। ये देखिए 140 पर केजी ऑफ इनपुट, ये लिखा हुआ है, इनपुट का लेना है तो मतलब 140 को मल्टीप्लाई करना था 10,000 से, ठीक हो गया। और पेपर में बच्चों ने क्या किया है कि 140 को मल्टीप्लाई कर दिया 9,000 से, ये गलती की। दूसरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ रॉ मटेरियल वर नॉट डिडक्टेड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम नेट सेविंग 1750। ये जो है हमारा इख्तलाफ है कुछ टीचर्स का आई कैप के साथ कि ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, हमने हायर कॉस्ट लेनी थी। आई कैप कह रहा है नहीं जी हायर कॉस्ट नहीं लेनी थी, 1750 में से 1600 माइनस करके 150 लेना था, ये बात गलत है, ठीक है। जितने भी आप सीनियर टीचर हैं जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं आप उनसे पता कीजिएगा, वो बताएंगे आपको कि ये 150 नहीं आना था, 1750 जो हायर वैल्यू थी वो लेनी थी। हमेशा मटेरियल के अंदर हायर वैल्यू ही लेते होते हैं, पर ये पॉइंट जो है ना इससे हमारा इख्तलाफ है टीचर्स का। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लेबर आवर्स वर इनकरेक्टली डिटरमाइंड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। वह लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट था, बच्चों ने लर्निंग कर्व का टॉपिक छोड़ा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे गलती हुई। पेनल्टी ऑफ अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज ईदर नॉट कंप्यूटेड और कंप्यूटेड इनकरेक्टली। अर्ली टर्मिनेशन की जो है वो गलती समझ नहीं आई बच्चों को, वहाँ पे गलती की है। एंड द रीलोकेशन अलाउंस वाज टेकन एज रेलेवेंट कॉस्ट विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग बिटवीन द टू ऑप्शन। अब आई कैप चाहता था देखें यहाँ पे हमने इन दोनों में से कैलकुलेट करके देखा कौन सी ऑप्शन लोअर है 2000, और वो ऊपर जाके हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिखी थी और यहाँ पे हवाला भी दिया है। बच्चों ने क्या किया कि सीधे सीधे यहाँ पे 2000 लिखा, वर्किंग कोई नहीं की, शो नहीं करवाया कि हमने 2000 क्यों लिया, ठीक है जी। आई कैप ये चीज मांग रहा था कि आप ये करके दिखाएं कि रीलोकेशन कॉस्ट हमने क्यों ली है, दूसरी को छोड़ी, ये बच्चों ने छोड़ी है। ट्रेनिंग कॉस्ट वाज टेकन एज रेलेवेंट कॉस्ट विदाउट कंप्यूटिंग द इंक्रीज इन वेरिएबल ओवरहेड एंड कंपेयरिंग इट विद द इंक्रीज। अब ये वो बात कर रहा है ट्रेनिंग कॉस्ट वाली, ये वाली, ये वेरिएबल ओवरहेड जो है जो 495 लेने हैं या 450 लेने हैं। 450 बेसिकली क्या थी आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट थी, तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है हमें और फिक्स कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, तो 450 वाली ऑप्शन को चूज करेंगे। ये वाली वो कहता है बच्चों ने वर्किंग शो करके हमें नहीं दिखाया, ये वो आई क्या बात कर रहा है। अब उसके बाद स्क्रैप प्रोसीड्स एंड कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स वर कंसिडर्ड रेलेवेंट। अब स्क्रैप प्रोसीड जो थे मतलब वो कबाड़िए को बेच के लेने थे, वो नहीं लेने थे क्योंकि उसमें क्या होना था कि वो तो ऑलरेडी आपने हायर ऑप्शन चूज कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, वो तो आप फैक्ट्री चलाते या बंद करते दोनों सूरतों में आपको मिलनी थी, वो नहीं लेनी थी, वो भी इररेलेवेंट कॉस्ट। द इंटायर सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर कंसिडर रेलेवेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट द इंक्रीमेंटल अमाउंट। अब ये वही बच्चों जो मैंने आपको बात बताई है कि यहाँ पे अगर आपने इंटायर सैलरी ले ली है, यहाँ पे 9 महीनों की सैलरी यहाँ पे रिकॉर्ड की है, तो यहाँ पे 12 महीनों की सैलरी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे 9 महीनों की सैलरी नहीं लेना चाहते तो ऊपर 3 महीनों की सैलरी लेनी थी, तो बच्चों ने ऊपर तो 12 महीनों की सैलरी ले ली लेकिन नीचे 9 महीनों की सैलरी मिली। ये भी गलती है जो पेपर में बच्चों ने की है। तो बच्चों होपफुली आपको समझ आया होगा कि सवाल में करना क्या था, क्या आया था, कैसे आपने सॉल्व करना था। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये वाली चीज़ जो है ना ये भी आपने पेपर में याद रखनी है कि अगर कोई आपके नज़दीक इररेलेवेंट ऑप्शन नज़र आ रही है तो वो आपने पेपर में बतानी है कि ये इररेलेवेंट है, ये क्यों हम नहीं ले रहे, ठीक है। ये भी बताना करना है बच्चों, इसके भी मार्क्स होते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ गया होगा। होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।